यहाँ जो मेरा अमेज़ोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी अमेज़ोन ने टर्मिनेट कर दिया है। तो सारा सामान मैंने बॉक्स के अंदर रख दिया है, ऐसे ही सेम आपको भी पैक करना। फॉर्म 16 आ गया, FNF के सारे डॉक्यूमेंट आपके आ गए, रिलीविंग लेटर आ गया, पे स्लिप। तो आई एम श्योर आप सभी ने अमेज़ॉन का जो रिसेंट में ले ऑफ का न्यूज़ है उसे काफ़ी बार सुना होगा, और अमेज़ॉन ने मेरा भी उसी में ले ऑफ कर दिया है। जी हाँ, जो मेरा अमेज़ॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी अमेज़ॉन ने टर्मिनेट कर दिया है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन से रिलेटेड मेरे से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला ये है कि भाई जब हम अमेज़ॉन की जॉब छोड़ते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, लैपटॉप हमें वापस करना होता है या फिर जो FNF का पैसा है वो हमें कितने दिन बाद मिलता है, और अब तो गवर्नमेंट ने ग्रेचुटी का जो पैसा है उसका भी रूल चेंज कर दिया है, तो क्या हमें ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा जब हम अमेज़ॉन की जॉब छोड़ेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है वो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है, या फिर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब ज्वाइन करते हैं तो फिर वो आगे परमानेंट हम होते हैं या नहीं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट मेरा सजेशन भाई ये रहेगा, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा, बट आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अगर आप 4-5 मिनट का वीडियो देख पाते हैं तो भाई किसी और का चैनल आप प्लीज़ देख लेना, बट सारी चीज़ें कवर करने में टाइम तो लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई 2024 को, और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट है वो है 8 फरवरी 2026, और आज है 10 अप्रैल 2026। तो मैं ऑलमोस्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद 2 महीने से अभी अनएम्प्लॉयड बैठा हूँ। बट क्योंकि FNF का पैसा उसके बाद लैपटॉप सबमिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अभी लास्ट वीक जाकर मेरा अमेज़ॉन के जितने डॉक्यूमेंट FNF वगैरह जो पैसा आना होता है वो सारी चीज़ें अब क्लियर हुई हैं, इसलिए मैं अप्रैल में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले 6 महीने पे मैंने अमेज़ॉन के साथ जॉब ज्वाइन करी थी। पहले मुझे वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की जॉब ऑफर हुई थी जो कि 1 जुलाई 2024 को मुझे ज्वाइन करना था, वो मैंने ज्वाइन नहीं करी। साथ साथ में मेरा ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर उसका भी बैकएंड पे काम चल रहा था, मैंने उसका भी इंटरव्यू दिया था जिसका सिलेक्शन मेरा हो गया था, और 15 जुलाई 2024 को मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना था। उसका पैकेज VCS से अच्छा था, और VCS से काम जो होता है उससे भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने वो वाली जॉब ज्वाइन करी थी। 6 महीने का उसका कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मेरा जुलाई में एंड हो रहा था। और फिर बढ़ते बढ़ते कॉन्ट्रैक्ट, खैर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बढ़ते बढ़ते जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारी चीज़ें मेरा जो एंड डेट हो रही थी फाइनल, वो 8 फरवरी 2026 को मेरी एंड डेट हो रही थी। और जब आप 1 साल एज अ ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर काम कर लेते हो, पैसे वगैरह तो कॉन्ट्रैक्ट पे आपका हाइक होती ही नहीं है, वो तो आप भूल जाओगे हाइक होगी आपकी। बट 1 साल के बाद ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर जो आपका प्रोफाइल है उसको चेंज करके इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट का आपको डेजिग्नेशन दे दिया जाता है, पे स्लिप वगैरह में भी वो चेंज हो जाता है। तो जो मैंने अमेज़ॉन की जॉब छोड़ी है, लास्ट डेजिग्नेशन विद अमेज़ॉन मेरा इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट मान लो आपका जिस भी तारीख पे एंड हो रहा है उससे 10 या 15 दिन पहले आपको अमेज़ॉन वाले बता देते हैं आपके जीमेल पर या फिर आपके आउटलुक पर, जो कि कंपनी का मेल होता है, ये बता देते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे हम बढ़ा रहे हैं, आपको परमानेंट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, सारी चीज़ें सब कुछ आपको कंप्लीट बता देते हैं। तो भाई 22 जनवरी 2026 को मुझे मेल रिसीव हुआ था मेरे मैनेजर की तरफ से, और मैनेजर ने मुझे कॉल पे भी बताया था कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और मेल मैं ये डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट आप देख लेना। तो वही नॉर्मल टिपिकल चीज़ें कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी चीज़ें ये है। 8 फरवरी मेरी लास्ट डेट थी, ठीक है। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या होता है, मेन हमको इस वीडियो में उसके बारे में बात करनी है। तो 1 तारीख से लेके 7 फरवरी के बीच जो मेरा डेट था, मतलब 8 तारीख में लास्ट डेट था, उसके 1 हफ्ते पहले आपके पास काफ़ी सारे मेल्स आएंगे। उसमें से जो मेन मेल है वो है एम्प्लॉय क्लियरेंस ईमेल, ये आपके आउटलुक पे आएगा, मतलब कंपनी के ईमेल पे। इसको सीधा भाई फॉरवर्ड पे क्लिक करके अपने जीमेल पे ट्रांसफ़र कर लेना, बहुत अच्छा मेल है। इसमें HR का ईमेल, HR का फ़ोन नंबर, जब आपका सारे एक्सेस वगैरह बंद हो जाएगा लैपटॉप का तो फिर आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो किससे बात करना है, सब कुछ डिटेल में लिखा है। और इस मामले में अमेज़ॉन ना काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ आप भी फॉलो करना। अगर आप बाकी किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे आपको पे स्लिप, फॉर्म 16, ये सारी चीज़ें लास्ट वर्किंग डे से पहले अपने जीमेल पर ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं, वरना जैसे ही आपका लास्ट वर्किंग डे खत्म हुआ ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, आप इसका एक्सेस दोबारा नहीं ले सकते। अमेज़ॉन में क्या है कि लास्ट वर्किंग डे के बाद आपको विद इन, मान लो मेरा 8 फरवरी लास्ट वर्किंग डे था, तो 15 फरवरी से पहले मेरे पास काफ़ी सारे मेल जीमेल पर भी आए, जिसमें मुझे 1 साल का पे स्लिप का एक्सेस, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का एक्सेस, सारी चीज़ें, फॉर्म 16 का एक्सेस, ये सारी चीज़ें मुझे इन लोगों ने पूरा 1 साल का एक्सेस दिया है। तो 8 फरवरी 2026 से लेके 8 फरवरी 2027 तक मेरे पास पूरा 1 साल का एक्सेस रहेगा। और भाई उसके बाद जो आपको मेन काम करना है वो काम ये करना है कि एम्प्लॉय क्लियरेंस ईमेल में
बस भाई आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा, वो है स्मार्ट शीट का डॉक्यूमेंट। उस पे आपको अपने लास्ट वर्किंग डे से पहले ही अगर हो जाए, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी, आप मत करना, मैंने उसके बाद भरा था इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जस्ट लाइक गूगल फॉर्म एक फॉर्म ओपन होगा, स्मार्ट शीट फॉर्म उसको बोलते हैं, IT एसेट पिकअप का वो फॉर्म होता है। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भर देनी है, और अगर आप अपने लास्ट वर्किंग डे से पहले भरते हैं ना तो आपका पिकअप उतना जल्दी हो सकता है। मेरा ये था कि भाई मैंने पूरा जो ये मेल बहुत बड़ा मेल था, तो मैंने ChatGPT पे डाला, उसने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, इसलिए फिर मैं टाइम से 8 फरवरी 2026 से पहले ये सबमिट नहीं कर पाया था। तो मैंने इसको शायद 12-13 फरवरी के आसपास सबमिट किया था। खैर मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसा है और आपको भरना कैसे है। तो भाई ये रहा फॉर्म, और इस टाइप का फॉर्म आपके पास आता है जब आप एग्ज़िट कर देते हो। इसमें IT एसेट रिटर्न यहाँ पे लिखा है। तो ये फॉर्म भरने के बाद जब आप सबमिट करोगे ना, तभी एक और मेल आएगा, और उसके बाद ही फिर आपका एसेट पिकअप होगा, मतलब लैपटॉप वगैरह आपके घर से कोरियर वाला लेने आएगा। तो एलियस का मतलब लॉगिन होता है, जो आपका यूज़र ID अमेज़ॉन में था वो डालना है। नाम मैंने डाल दिया अरजित शर्मा। लोकेशन जो आपके फ़ोन टूल में आती थी, तो मेरा यूपी है। ब्लू बैच एम्प्लॉय था मैं। 3 टाइप के होते हैं ये, ज़्यादातर लोग ब्लू बैच में ही आते हैं वैसे, बाकी आप गूगल कर लेना, या जैसे मैंने ChatGPT से पूछा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू ग्रीन है, ऐसा करके आप पूछ भी सकते हो। लास्ट वर्किंग डेट मेरा यहाँ पे ये था, और विंडोज़ लैपटॉप मैक जो सामान मेरे पास है, जैसे मेरे पास विंडोज़ का लैपटॉप है वो मैंने चूज़ कर लिया। फिर मॉनिटर या CPU या मैक लैपटॉप मेरे पास नहीं है। सीरियल नंबर यहाँ पे देखो S लिखा है, इसका मतलब है इसमें कीबोर्ड का माउस जो सामान है सबका सीरियल नंबर डालना है। बट क्योंकि हेडफोन का मेरे पास अब वो नहीं है, बॉक्स नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप का सीरियल नंबर डालूँगा। चार्जर, हेडफोन, कीबोर्ड, और यहाँ पे माउस, सिक्योरिटी की, ये सब एक एक मैंने चूज़ कर लिया, जो कि मेरे पास एक एक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इमेज भी मांग रहा है। इमेज के बाद ये ईमेल एड्रेस पर्सनल वाला डालने को बोल रहा है, वो सब डाल के मैं सबमिट कर लूँगा। और इस पे ज़रूर आप क्लिक कर देना सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स, ताकि जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करो आपकी ईमेल पर पूरा इसका डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा PDF फॉर्म में, ताकि आप बाद में देख सकते हो कि आपने क्या क्या चूज़ करा है वहाँ पर। तो भाई इस टाइप से आपको पूरा ये वाला फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के विदिन 2 या 3 डेज आपके पास एक DHL RCT मेल आएगा। और ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन में। मेरा लोकेशन उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी अलाउड है अमेज़ॉन की तरफ से। प्लस यहाँ पे DHL पार्टनर इनका है, कोरियर में इनका पार्टनरशिप DHL के साथ है। हो सकता है आप किसी और स्टेट से बिलोंग करें तो वहाँ का पार्टनरशिप किसी और इन्होंने कोरियर पार्टनर के साथ कर रखा हो, तो वो डिपेंड करता है। खैर DHL वाला जो मेल है, उस मेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैनुअली जाके वहाँ पे ये पासवर्ड और ईमेल ID या फिर ऐसा कुछ एक टेम्प्रेरी ID आपको बना के देंगे DHL वाले। वहाँ पे सब कुछ लिखा होगा कि आप अमेज़ॉन के एम्प्लॉय हो, उसके बाद लैपटॉप, उन सब का सीरियल नंबर वगैरह, फ़ोटो जैसे मैंने आपको दिखाया वो सब डाल के जब आप उसको सबमिट कर देंगे, एक तो स्मार्ट शीट पे पहले डालना है आपको, उसके बाद DHL RCT पे वापस डालना है, उसके बाद आपका टिकट रेज हो जाएगा। विदिन 4 to 5 डेज आपका DHL वाला जो है वो भाई आपका सारा जितना सामान है वो आपके घर से पिक करके लेके जाएगा। बट इसके अंदर एक कैच है, वो कैच ये है कि DHL की वेबसाइट भाई इतनी सड़ी हुई, इतनी बेकार है ना, कि जब मैं ये DHL RCT का भर रहा था तो वो सबमिट पे क्लिक ही नहीं हो रहा था। और ये क्योंकि टेम्प्रेरी ID है तो बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते, वन टाइम ID पासवर्ड DHL वाले देते हैं। फिर मैंने DHL को मेल करा, फिर मैंने HR को करा, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद फिर मेरा पिकअप ही नहीं हुआ। तो भाई मेरा पिकअप पता है फाइनली कब हुआ है? पूरा फरवरी एंड होने के बाद, होली के बाद 5 मार्च को शायद मेरा पिकअप हुआ है। 5 मार्च, क्योंकि होली बीच में पड़ गई थी। तो ये सोचो 8 फरवरी के बाद पूरा 1 महीना ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद 5 मार्च को मेरा लैपटॉप वगैरह पिकअप हुआ है। और भाई अगर आपके साथ ऐसा DHL का इशू आता है तो आप अगर अमेज़ॉन को भी रीच आउट करते हैं, तो होता क्या है कि अमेज़ॉन का HR डिपार्टमेंट एक सेपरेट है, एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है जो पूरा फाइल बना के DHL को देता है। जैसे मान लो आज 1 तारीख है, 1 तारीख को 100 लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें से 50 लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो 50 लोग की पूरी फाइल बना के DHL को दे देगा वो। इसलिए वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ना बहुत ख़राब है। हालांकि मेरा DHL RCT वाला जो फॉर्म था वो सबमिट ही नहीं हुआ था, और ना ही टिकट रेज हुआ, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो पिकअप है वो फाइनली हो गया मार्च में। 5 मार्च को जाके मेरा पिकअप हो गया। और अब बात करते हैं कि पिकअप आपको मतलब सारी चीज़ें पैक कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको रिटर्न करनी है। उसका मैंने जिस दिन मेरा पिकअप हुआ था उसका मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, तो एक बार आप वो देख लीजिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिटर्न हमें क्या क्या करना होता है। तो देखो, लैपटॉप रिटर्न करना है, कीबोर्ड रिटर्न करना है, उसके बाद माउस ये रिटर्न करना है, हेडफोन देखो इसका कंडीशन देखो पूरा ये कैसा हो गया है, ये रिटर्न करना है, इसका चार्जर रिटर्न करना है, ये रहा इसका चार्जर। और मेरे पास भी HP का सेम ये वाला चार्जर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे निशान अगर आपको दिख रहा होगा AM लिखा है, मतलब अमेज़ॉन, ताकि वो मैच ना हो जाए। ये है।
और जो छठी चीज़ है वो है ये सिक्योरिटी की, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एज़ इट इज़ लगा के आपको रिटर्न करना है, ठीक है। 6 चीज़ें करनी है। काफ़ी लोग लैपटॉप के अलावा ये कीबोर्ड और ये हेडसेट या माउस नहीं करते, बट मेरा सजेशन रहेगा सिर्फ आप बैग रखना। बैग मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, बाकी सब कुछ आप रिटर्न करना। और कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है DHL ही लिखा है इस पर। ये सेम यही बैग है जिसमें 1.5 साल पहले जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, तो ये इसके अंदर लैपटॉप ये सब मेरा रख के आया था। इसको मैंने एज इट इज़ संभाल के भाई यहाँ पे इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 1.5 साल से इसको रखा हुआ है। और इवन मैंने एक पन्नी तक मैंने पन्नी तक नहीं फेंकी, ये तक मैंने नहीं फेंका, क्योंकि अगर ये नहीं होता, आज मुझे इसको रिटर्न करना है तो मुझे बहुत दिक्कत होती। तो सारा सामान मैंने बॉक्स के अंदर रख दिया है। ऐसे ही सेम आपको भी पैक करना है। सबसे नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये है लैपटॉप का बैग, जैसे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने माउस का बॉक्स रख दिया है, इसके अंदर है कीबोर्ड, ये हो गया आपका हेडफोन, और ये हो गया चार्जर और सिक्योरिटी की लैपटॉप के साथ ही है। टोटल आपके 6 आइटम यहाँ पर पूरे हो गए हैं। बस आपको ये पैक करना है, ऊपर से टेप लगा के वो ले जाएगा। तो भाई इस टाइप से आपको पूरा बॉक्स में ये सारी चीज़ें पैक करके देनी है। और मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ें आपको रिटर्न करनी है, सिर्फ बैग आप रख सकते हैं। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो हम रख लेंगे, तो भाई FNF में पैसा कट सकता है, सिर्फ बैग का पैसा नहीं कटेगा, बाकी सब कुछ आपको रिटर्न करना होता है। और जो कोरियर बॉय था वो मेरे से बोल रहा था कि अगर काफ़ी लोगों के पास बॉक्स का सेटअप नहीं है तो आप नॉर्मल लैपटॉप या फिर हेडफोन अगर हमें देंगे, हम तब भी ले जाएंगे और अपने बैग में रख के वो ले जाएगा। तो अगर बॉक्स नहीं है तब भी भाई आप कर सकते हो। हालांकि मुझे FNF में कोई लोचा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पैक करके अच्छे से उसको दी हैं। अब बात करते हैं कि लैपटॉप आपका सबमिट हो गया और पूरा पैसा आपको कैसे कैसे मिलता है अमेज़ॉन की तरफ से आपकी जॉब छोड़ने के बाद। तो देखो भाई, अमेज़ॉन ना थोड़ा अलग प्रोसीजर फॉलो करता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, थोड़ा लंबा होगा लेकिन सुन लेना। होता क्या है कि बाकी कंपनी में आप जॉब आप छोड़ते हो, आपको पैसा एक बार आ जाता है विदिन 90 डेज लैपटॉप वगैरह सबमिट करने के बाद। अमेज़ॉन में ऐसा कुछ नहीं है। अमेज़ॉन में क्या है, जैसे मेरा लास्ट वर्किंग डे है 8 फरवरी, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो FNF यहाँ पे ना 3 FNF आते हैं, जनरली 2 होते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा 3 कैसे हैं। एक होता है FNF S1, एक होता है FNF S2, एक होता है FNF S3। FNF S का फुल फॉर्म है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो भी आपका लास्ट वर्किंग डे है, जैसे मेरे केस में 8 फरवरी 2026 है, उसके 2 दिन बाद, विदिन 2 वर्किंग डेज में बोल रहा हूँ, 10 फरवरी को मेरे पास 2 फंड रिसीव हुए हैं। पहला जो फंड है, जो पहला पैसा है वो है ग्रेचुटी का। तो एज़ पर न्यू गवर्नमेंट रूल्स, कोई भी अगर एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में 1 साल से ज़्यादा काम करता है तो वहाँ पे उसको पैसा मिलता है। 1 साल के बाद कंपनी को ग्रेचुटी का अमाउंट देना होता है, ठीक है। अब इसमें आता है कि 1 साल के बाद कितना आपका पैसा बन जाएगा। तो देखो भाई, अगर आपकी सैलरी 25-30 हज़ार है और 1 साल से ज़्यादा आप काम कर रहे हो, तो आपका मोटा मोटा बन जाएगा 10 से 15 हज़ार के बीच में आपका ग्रेचुटी का अमाउंट बन जाएगा। उसका एक फॉर्मूला होता है, कंपनी वाले अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करते, जो रूल है गवर्नमेंट का उसके हिसाब से उनको देना होगा। तो भाई 10 तारीख को रात में मेरे पास पहला जो पैसा आया वो ग्रेचुटी का आया, और जो दूसरा एक और पैसा आया वो आया क्योंकि 31 जनवरी को मेरी सैलरी आ गई थी। तब तो मैं वही लास्ट सैलरी जो थी जनवरी में, तब तो मैं था ही कॉन्ट्रैक्ट पे। 1 फरवरी से लेके जो 8 फरवरी का पैसा है वो 8 दिन का पैसा। जैसे अगर मान लो मेरी सैलरी है 30,000 रुपये, तो वो 1 से 8 का कितना हो गया, सिंपल 8,000 हो गया। तो वो 8,000 रुपये का जो पैसा है वो मेरे पास 10 फरवरी को ही आ गया था। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो है पार्ट 1 वो कंप्लीट हो गया, जिसमें ग्रेचुटी आ गई हमारी, और जो 8 दिन का पैसा है वो हमारा वहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आता है FNF S2 और FNF S3, ठीक है। तो पहले मैं अपना केस बताऊंगा और मेरे साथ जिन जिन लोगों ने आगे पीछे छोड़ा है उनका एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि भाई इसमें काफ़ी सारे सिनेरियो होते हैं। उसके बाद मान लो कभी आप जॉब वॉब छोड़े अमेज़ॉन से, फिर बोलें कि इसने तो गलत बताया था। तो मेरा FNF S1 10 फरवरी को आ गया था। 10 फरवरी के बाद मेरे पास भाई 25 फरवरी को मेरे पास सारा पैसा जो अमेज़ॉन का था वो आ गया, जिसमें कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक मैं उस समय नाइट शिफ्ट में था। तो जो नाइट शिफ्ट का पैसा है, नाइट शिफ्ट का अलाउंस मिलता है 225 रुपये पर डे के मिलते हैं वो, और 1 फरवरी से लेके 8 फरवरी का भी जो नाइट शिफ्ट का अलाउंस था ना, वो FNF S1 में नहीं आया था। तो 1 से लेके 31 जनवरी और 1 फरवरी से लेके 8 फरवरी पूरा जो नाइट शिफ्ट अलाउंसेस था वो, प्लस जो कि आपका एनुअल लीव का पैसा होता है। अमेज़ॉन में 4 टाइप की लीव होती हैं, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, ऑप्शनल लीव। उसमें से एनुअल लीव अगर आप अपनी यूज़ नहीं करते हो तो एनुअल लीव का पूरा पैसा एनकैशमेंट होता है, मतलब कि जब आप जॉब छोड़ोगे तो एज इट इज़ पूरा पैसा आपको वो मिलेगा। तो साल में भाई एनुअल लीव जो होती हैं वो मेरे हिसाब से
15, 10 से 12, 15, 20 इतना हो जाता है, डिपेंड करता है, मैं श्योर नहीं हूँ। बट मेरी जो लीव बैठ रही थी टोटल, जितना मुझे याद है 30 या 32 के बीच में मेरी लीव्स बैठ रही थी, क्योंकि मैंने एक भी लीव ली ही नहीं थी भाई आज तक, ठीक है। तो जो 32 या 30 दिन का जो एनुअल लीव का पैसा है वो मुझे मिला, प्लस जो नाइट शिफ्ट अलाउंसेस है मेरे वो मुझे मिले, और उसके बाद जो बाकी अमेज़ॉन की तरफ से अगर कुछ और पैसा है, जैसे मान लो कोई गिफ्ट वगैरह है या फिर वर्क फ्रॉम होम अलाउंसेस देते हैं ये लोग, जो वाईफाई का पैसा जिसको बोलते हैं ये वर्क फ्रॉम होम अलाउंसेस, वो सारी चीज़ें मुझे इन्होंने 25 फरवरी को दिया। तो मेरे केस में 8 फरवरी को जॉब छोड़ने के बाद 2 दिन के अंदर मेरा FNF S1 क्लियर, 15 दिन के अंदर मेरा FNF S2 क्लियर। लेकिन फिर जब मैंने पे स्लिप देखा, तो क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया एक्सेस हमारे पास रहता है, तो उसमें 10,000 रुपये इन्होंने FNF S2 से मेरे काट दिए, ठीक है। और वो जो काटे हुए थे उस पर लिखा था कि लैपटॉप का आपका डिडक्शन हम लोग 10,000 रुपये कर रहे हैं, IT एसेट नॉट पिकअप डिडक्शन, ऐसे करके उसमें लिखा हुआ था। तो भाई जो 10,000 रुपये मेरे कटे थे वो मतलब ठीक है, जस्टिफाइड है, क्योंकि लैपटॉप तो मार्च में जाके पिकअप हुआ है होली के बाद 5 मार्च को, और जो FNF S2 है वो 25 फरवरी को ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। तो 10,000 रुपये इन्होंने मेरे काट दिए। उसके बाद जब लैपटॉप सबमिट हो गया, अभी जाके 30 मार्च को लैपटॉप सबमिट हुआ है भाई, 5 मार्च को, उसके 25 दिन बाद 30 मार्च को मेरे पास 10,000 रुपये वो क्लियर हुए हैं, ठीक है। अब मेरे केस में ये हुआ है, आपके केस में अलग हो सकता है, क्योंकि मैं दोनों दोस्तों का आपका एग्जाम्पल देता हूँ, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑफ बोर्डिंग जो पूरा प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और इनमें से कोई भी सिनेरियो आपके साथ हो सकता है। भाई जो मेरा पहला दोस्त है, इसका नाम है राहुल, इसने जॉब मेरे साथ ही ज्वाइन करी थी अमेज़ॉन में। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्होंने अक्टूबर 2025 में ही एंड कर दिया, ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट इसका एंड कर दिया था। एंड करने के बाद इसके साथ क्या हुआ था कि FNF S1 जो है वो तो 2 दिन आ गया था, मतलब 2 दिन बाद लास्ट वर्किंग डे के आ गया था। जो FNF S2 है, जो मेरे केस में 15 दिन बाद आ गया था, वो इसका आया ही नहीं। लैपटॉप इसका पहले पिकअप हुआ, पिकअप होने के बाद इसका विद इन शायद 25-30 डेज इसका जो पैसा है वो आ गया था। वैसे इनका रूल है कि विद इन 90 डेज आता है, बट उसका 1 महीने के बाद आ गया था। उसके केस में जो 10,000 रुपये IT डिडक्शन हुआ वो सब कुछ नहीं हुआ, सिंपल उसका प्रोसीजर बहुत स्मूथ था। उसके बाद जो दूसरा दोस्त है उसका नाम है अभिजीत, वो भी मेरे साथ जॉब ज्वाइन उसने करी थी 15 जुलाई 2024 को। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का एंड डेट था वो था दिसंबर में, दिसंबर 2025 में। उसके साथ भी FNF S1 में उसका कोई दिक्कत नहीं हुई, उसका 2 दिन बाद FNF S1 आ गया। जो FNF S2 है भाई, वो उसका ऐसा करा इन लोगों ने कि लैपटॉप उसका भी सबमिट कर लिया, IT डिडक्शन जो 10,000 रुपये मेरा हुआ है वो उसके केस में भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पैसे फिर नहीं आए, और मतलब शायद 50-60 दिन बाद, 2 महीने बाद उसके पैसे भेजे। तो उसके बाद HR ने इसको मेल करा और बोला कि गलती से कुछ हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, और हमने गलती से 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा तुम्हें भेज दिए हैं, वो रिटर्न करो, उसके बाद हम रिलीविंग लेटर वगैरह तुम्हें देंगे। तो उसने वो पैसे रिटर्न कर दिए, उसका स्क्रीनशॉट मेल पे इनको भेज दिया HR को, फिर उसका रिलीविंग लेटर वगैरह आ गया। तो उसके केस में भी 10,000 रुपये जो कटे हैं वो सब नहीं हुआ, और प्रोसीजर बहुत लंबा था, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद पैसे आए हैं। और लगे हाँ तो चलो मैं आपको यार तीसरा एक दोस्त है उसका रिसेंट का भी एग्जांपल बता देता हूँ। उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हुआ था, उसने अभी मार्च में 9 मार्च 2026 को अभी जॉब छोड़ी है, दूसरी जगह उसने ज्वाइन करा है। उसके केस में क्या हुआ है कि बेचारे को 4,000 रुपये FNF S1 में भेजे हैं, और भाई FNF S2 में 5-6 हज़ार रुपये और भेजे हैं, जबकि इतना नहीं, बहुत ज़्यादा आता है। कम क्यों भेजे हैं? उसकी लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब 15-20 लीव उसकी थी। तो अगर नॉर्मल उसकी सैलरी 30,000 है, एनुअल लीव मैंने बताया एन कैश होती है, तो एक लीव का कितना हो गया? 1,000 रुपये तो हो गया, जितनी सैलरी है उतना लीव का हो गया। तो नॉर्मल 15-20 हज़ार तो यही बैठ रहे हैं उसके। FNF S2 में भी 5-6 हज़ार रुपये भेज दिए। फिर उसने जब बात करी HR से कॉल पे, तो HR ने बोला कि हाँ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हारी जो लीव्स हैं वो 15-20 हैं, बट हमने सिर्फ एक लीव लगा के दी है, हमारी तरफ से गलती है, तो हम उसको टिकट रेज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसका FNF S1 ग्रेजुएटी और फाइनल अमाउंट आ गया, लेकिन उसका FNF S2 का लोचा चल रहा है। और अमेज़ॉन की तरफ से तो FNF S2 क्लियर है, बट उसने टिकट वगैरह रेज करा है, तब जाके फिर बात हो रही है। भाई मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसमें से कोई भी केस आपके साथ हो सकता है, बट मैंने अपने काफ़ी सारे सीनियर से बात करी, और कुछ HR में भी अब मेरी जान पहचान हो गई अमेज़ॉन वालों में, तो उनमें से मैंने बात करी, तो वो ये बोल रहे हैं कि डिपेंड करता है कि आपकी लास्ट वर्किंग डे कब है। मेरी लास्ट वर्किंग डे थी 8 फरवरी 2026। अब क्या है कि अगर अमेज़ॉन पूरा जो पैसा है वो अगर मुझे 31 मार्च 2026 तक क्लियर नहीं करेगा, और मान लो 1 अप्रैल 2 अप्रैल कभी भी भेजता है 31 मार्च के बाद, तो वो तो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट में काउंट हो जाएगा ना, अगले साल का। फिर टैक्स वगैरह में, टैक्स कंप्यूटेशन में अमेज़ॉन को भी दिक्कत होगी, मुझे भी होगी। इसलिए फिर जिसका मेरे हिसाब से जनवरी से लेकर मार्च में रिज़ाइन डेट है, या वो उसके बीच में एग्जिट कर रहा है,
उसका प्रोसीजर काफ़ी स्मूथ होता है और अमेज़ॉन वाले कोशिश करते हैं कि 31 मार्च से पहले ही उसका सारा जितना पैसा है वो निपटा दें। मेरे केस में भाई 30 मार्च को भी, 31 मार्च को छुट्टी थी, 30 मार्च को मेरा पूरा पैसा 10,000 रुपये जो बाकी थे वो उन्होंने दे दिए मुझे। ये प्रोसीजर अलग अलग हर केस में फॉलो होता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कब मिलता है और नेक्स्ट कंपनी में जब आप जाते हो रिलीविंग लेटर वगैरह कैसे आपको लगाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पे स्लिप वगैरह का जो एक्सेस है वो तो आपके पास 1 साल तक रहता ही है। जैसे ही FNFS1 का पैसा आपके पास आ जाएगा उसका पे स्लिप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। FNFS2 का आएगा तो वो भी कर सकते हो। और जो मैंने बताया था कि FNFS3 होता है, वो क्या होता है कि जैसे मेरे केस में 10,000 रुपये इन्होंने अभी भेजे हैं 30 मार्च 2026 को, तो यहाँ पे इन्होंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पार्ट 3 करके भी मेरे को एक पे स्लिप दी है। काफ़ी लोग जिनको ऐसा नहीं हुआ, जिनके साथ, या हो सकता है इनकी जनवरी से पहले की डेट थी और टैक्स वाला कोई चक्कर नहीं था, तो उनको फिर FNFS1 और FNFS2 यही मिलेगा। मुझे FNFS1, 2, 3 इन तीनों की पे स्लिप मिली है और एक FNF फाइनल समरी जिसमें टोटल अमाउंट जो FNF में आया है उसका अलग से एक पे स्लिप मिला है। इसका आपको कोई इतना यूज़ नहीं है, बस जो मेन पे स्लिप्स वगैरह हैं वो आप डाउनलोड कर लेना, और क्योंकि 1 साल के बाद आपका एक्सेस खत्म हो जाएगा, वो डाउनलोड करके कहीं सेव करके रख लेना। उसके बाद आता है रिलीविंग लेटर। तो जैसे ही लैपटॉप वगैरह सबमिट होता है FNFS1, 2, 3 जैसा मेरे केस में आ गया, उसके बाद अमेज़ॉन वहीं पे उसी पोर्टल पे, उसका वैसे ऑलसैक पोर्टल नाम है, उस पोर्टल पे आप रिलीविंग लेटर अमेज़ॉन का डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे, फ़ोन पे सेव कर सकते हो। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आप इस टाइम से इस टाइम तक काम करा आपने, और कुछ ड्यू नहीं है, सब कुछ रिलीविंग लेटर जैसा होता है हर कंपनी में, सेम वो वैसे ही है। जो लास्ट चीज़ है भाई वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 का मतलब है जैसे आपकी जो आप टैक्स वगैरह ITR भरते हो उसके लिए वो यूज़ होता है। तो जनरली ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई आती है हर साल, और जो ये फॉर्म 16 होता है ये जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाता है। तो सेम आप अगर जॉब छोड़ भी देते हो 1 साल तक एक्सेस रहता है आपका, तो कहीं आपको मेल वेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिंपल उसी ऑलसैक पोर्टल पे फॉर्म 16 जो है आपका आ जाएगा। जैसे अभी मेरा तो नहीं आया है, बट जुलाई में वो मेरा वहीं पे आ जाएगा। लास्ट ईयर का भी जब मैं अमेज़ॉन में था तो ऑलसैक पोर्टल ही हम यूज़ करते थे, और वहीं से हमारा फॉर्म 16 आ जाएगा। तो फॉर्म 16 आ गया, FNF के सारे डॉक्यूमेंट आपके आ गए, रिलीविंग लेटर आ गया, पे स्लिप जितने टाइम आपने काम करा हर मंथ की पे स्लिप आपकी आ गई। तो अमेज़ॉन की तरफ से आपकी जितना डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है, पैसे हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। तो अब बात करते हैं अमेज़ॉन में रीजॉइन या फिर रीहायर के प्रोसेस की। मान लो आपने अमेज़ॉन रिज़ाइन करके एग्जिट करा है, या फिर ले ऑफ हुआ है, या फिर मेरी तरह कॉन्ट्रैक्ट आपका एंड हुआ है, जो भी सिनेरियो है, बट अब आप अमेज़ॉन वापस से ज्वाइन करना चाहते हो, तो उस केस में क्या आप अमेज़ॉन ज्वाइन कर सकते हो वापस से? जी हाँ, बिल्कुल, आप अमेज़ॉन रीहायर रीजॉइन कर सकते हो। और क्या कोई कूलिंग पीरियड रहता है? तो जनरली ये बोलते हैं कि 90 डेज़ रहता है, क्योंकि जो भी आपका लास्ट वर्किंग डे है उसके बाद विदिन 90 डेज़ का टाइम मैक्सिमम लग जाता है FNF क्लियर होने में, लैपटॉप वगैरह सबमिट होने में। और मान लो उससे पहले ही आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो, तो एक तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसीजर है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, और आप नया एक तरीके से जॉब में घुस रहे हो, तो थोड़ा हौच पौच हो सकता है। इसलिए 90 डेज़ मान लो, उसके बाद ही आप जॉब ज्वाइन करना। और सेम रोल में कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, सेम रोल जो पहले था उसमें भी कर सकते हो। और इंटरनल मान लो जैसे कि आपका लास्ट वर्किंग डे जैसे मेरा 8 फरवरी था, और मान लो कि मैं उससे पहले ही दूसरी कोई IJP या फिर HR से बात करके दूसरी जॉब देख लूँ, तो देखो भाई, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो फिर आप IJP या फिर ऐसे स्विच करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, वरना मैं भी कर लेता। और अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, उसके बाद आप जॉब छोड़ रहे हो, तो हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, ये आप कर सकते हैं। और फिर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि बैकग्राउंड चेक दोबारा होता है या नहीं, तो भाई बिल्कुल नए सिरे से सारी चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपका नए सिरे से होगा जब आप जॉब छोड़ दिया आपने। इसका मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट आपका या फिर अमेज़ॉन की तरफ से आपका पूरी सारी चीज़ें ख़त्म, अब नया आप एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो जो नया प्रोसेस होता है हर कंपनी में, सेम वही प्रोसीजर आपका यहाँ पर प्रोसेस फॉलो होगा। आपको ना मैं एक छोटा सा किस्सा और सुना देता हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन में 99% लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। मेरे साथ वालों का ऑलमोस्ट 99% का हो गया है, 1-8% जिसकी किस्मत बहुत अच्छी थी उसका परमानेंट या फिर उसने स्विच कर लिया है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने छोड़ा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो एक लड़की थी मेरे साथ ही जॉब ज्वाइन करी थी, उसने दूसरे डिपार्टमेंट में गई थी। अब वहाँ पे ट्रेनिंग एंड होने के बाद जैसे ही उसने काम करना चालू करा, नई शिफ्ट आई, जो टाइमिंग्स होती हैं वो उसको मिल गई नाइट शिफ्ट, वो भी 9 से 6, मतलब रात के 9 से सुबह के 6 वाली। उसके साथ वाले जो नए लोग आए थे उसकी ही टीम में गए थे, उनको डे शिफ्ट मिल गया। 1-2 लोग साथ में बस उनको ही नाइट शिफ्ट मिला, तो उसे लगा कि पार्शलिटी हो रही है, ये है वो है। उसने मैनेजर से बोला, मैनेजर ने बोला कि मेरे हाथ में नहीं है। जनरली मैनेजर के हाथ में नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैनेजर जानबूझ के उसको ही नाइट शिफ्ट दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल मैनेजर थी उसकी। उसके बाद क्या हुआ,
उसने उसकी मैनेजर मतलब मैं L3 हूँ, उसकी मैनेजर L4 है, उसकी मैनेजर L5 है, L5 को मेल कर दिया कि गलत हो रहा है, ये है वो है। उसके बाद L5 मैनेजर ने उसको रिप्लाई करा कि ठीक है हम देखते हैं, कुछ नहीं होगा ऐसे करके। लेकिन काम उसने अच्छा करा, नाइट शिफ्ट उसने स्टार्टिंग में करी, 6 महीने का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कि मेरा भी था जनवरी तक, ठीक है। क्या हुआ भाई, जनवरी में जाके उसके पास मेल आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 6 महीने के बाद जनरली सबका बढ़ा देते हैं अगर काम थोड़ा भी ठीक करो तो। उसका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया, लेकिन जो उसकी L4 मैनेजर जिसको वो रिपोर्ट करती थी, उसने अपने टाइप से मतलब अपने पास से फीडबैक दे दिया कि नहीं ये सही काम नहीं कर रही, डेकोरम मेंटेन नहीं कर रही, जो भी रीज़न था। उसका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ने के बाद भी भाई उसको निकाल दिया 6 महीने में ही। और आज इस बात को शायद 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा, वो बार बार अप्लाई कर रही है, अमेज़ॉन वाले कुछ भाव ही नहीं दे रहे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि फीडबैक फॉर्म जाता है एम्प्लॉय का मैनेजर के पास, उसमें अगर वो लिख के दे देते हैं कि डू नॉट हायर, तो फिर काफ़ी टाइम तक आप करते रहते तो कुछ नहीं होता। इसलिए भाई रिहायर में कभी भी मैनेजर के साथ या फिर अब्सकॉन्ड होने का कभी मत सोचना, हमेशा मैनेजर के साथ अच्छे टर्म्स बनाना और उसके बाद ही फिर रिहायर के ऑप्शंस आपके बढ़ेंगे। ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं जो कि आपके हो सकते हैं, काफ़ी सारे मैंने और वीडियोस देख के इस टॉपिक पे, उनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने उठाए हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ले ऑफ वगैरह में या कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा नोटिस जो है हमें सर्व करना होता है 1 महीने का। तो देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट एंड पे कोई नोटिस सर्व नहीं करना, क्योंकि कंपनी वाले आपको कॉन्ट्रैक्ट आपका एंड कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से चूज़ नहीं कर रहे, आप तो काम करना चाहते हो। कॉन्ट्रैक्ट पे कोई आपको नहीं करना नोटिस पीरियड सर्व, उसके अलावा ले ऑफ पे भी नहीं करना। अगर आप खुद रिज़ाइन कर रहे हो तो 30 दिन का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना है, जिसका पैसा आपको मिल जाता है बाद में FNF S2 में। दूसरा क्वेश्चन है कि FNF में कुछ हिडन डिडक्शंस वगैरह होते हैं या नहीं। तो जनरली ये जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था 3 दोस्तों का अपना, उसमें से एक का जो एनुअल लीव का पैसा है वो डिडक्ट कर दिया है, जबकि कुछ उसकी गलती भी नहीं है। तो फिर किसी किसी केस में, रेयर वाले में ये हो जाता है, तो फिर आपको जो है HR से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद है कि लैपटॉप अगर डिले होता है तो क्या FNF अटक जाता है। तो हाँ भाई, FNF अटक जाता है। जैसे मेरे केस में तो खुद 1 महीने तक लैपटॉप मेरा सबमिट नहीं हुआ, इसलिए मेरा FNF जो है पूरा अटक गया। उसके बाद ही 2 महीने बाद मेरा आया है, ठीक है। लास्ट 8 फरवरी से लेके 30 मार्च तक मेरा पूरा चला है, तो आप मान लो कितने दिन हो गए, ऑलमोस्ट 50 डेज़ के आसपास हो गए। फिर है रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर, अलग अलग होता है या सेम होता है। तो भाई रिलीविंग लेटर ही एक्सपीरियंस लेटर माना जाता है, और दोनों सेम होता है। एक ही डॉक्यूमेंट आपको मिलता है जिसमें सब लिखा होता है कि हम रिलीव कर रहे हैं आपको अमेज़ॉन की सर्विसेज से, और आपको इतने टाइम का एक्सपीरियंस हमारे साथ अमेज़ॉन पे हुआ है, सब उसमें ही लिखा होता है। जोडेक्सो प्लक्सी मील कार्ड की ये क्वेश्चन है, तो इस पर मैंने खैर वीडियो बना दिया है, देख लेना डिटेल में जानने के लिए। तो ये अमेज़ॉन बेनिफिट के अंदर आता है, और जैसे ही आपका लास्ट वर्किंग डे होता है आपका ये एंड हो जाता है, उसके बाद आपको इसका पैसा नहीं मिलता, इंश्योरेंस भी आपका ख़त्म हो जाता है। फिर आता है कि लैपटॉप की कंडीशन कुछ मैटर करती है क्या, या जो हम एसेट सबमिट कर रहे हैं उसकी कंडीशन मैटर करती है। तो हाँ भाई, जो कोरियर बॉय है जब वो पिकअप करने आता है तो उसे माउस कीबोर्ड इन सब से कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा भी हेडफोन का पूरा कपड़ा ऊपर का हटा हुआ था, उसने वो देखा तक नहीं। मेन उसने लैपटॉप का सीरियल नंबर चेक करा पीछे की साइड, उसके बाद लैपटॉप ऑन करके देखा कि ऑन हो रहा है, यानी उसकी फ़ोटो वगैरह ली सारे एंगल से। तो कंडीशन अच्छी होती है तभी वो सबमिट करता है, वरना फिर वो डाल देगा कि ये इसमें कुछ दिक्कत है या डिफेक्टिव पीस है, कुछ डाल देगा। तो लैपटॉप की कंडीशन आपको अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। फिर है कि मैनुअली हमको सारी चीज़ें कुछ करनी है, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। तो बस आपका जो कुरियर वाला जो मैंने DHL RCT का बताया था कि DHL का फॉर्म वगैरह है, वो आपको देखना है, बाकी तो सब चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं। बट तब भी ट्रैक आपको खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि हर केस में अलग अलग होता है हर एम्प्लॉय के साथ। काफ़ी बार पैसे आपके जो है डिडक्ट हो जाएंगे, काफ़ी बार कुछ और आएगा। तो लास्ट वर्किंग डे से पहले एनुअल लीव सारी चीज़ें जितनी हैं सब कुछ अपने पास स्क्रीनशॉट लेके अपने जीमेल पे भेज देना, या फ़ोटो ले लेना अपने फ़ोन से। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें की, क्या क्या जॉब छोड़ने के बाद पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या देना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, कितने पैसे आते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपकी कवर कर दी हैं। इसके बाद आई एम श्योर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। बट मुझे लगता है वीडियो शायद ही आधे घंटे से भी ऊपर हो चुका होगा, तो स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में देख के भाई कमेंट मत करना। यहाँ तक अगर देख लिया है तो प्लीज़ मुझे बताना, इट रियली मीन्स अ लॉट कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो जिसके लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ वो है फाइनली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, क्या होता है। क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड 1.5 साल से लोग मेरे से पूछते जाते हैं, लेकिन मुझे खुद काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी, इसलिए मैं कवर नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना, और अब इसकी तैयारी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।